बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और इतनी शदीद गर्मी में पैरामेडिक्स पता नहीं क्यों इतनी हद गर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। नमा रोज़ मुसलसल एहतजाज, और अब आपको आने वाले दिनों में क्या नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक बंदा बेहोश हो गया, उसको उठा के एम्बुलेंस में। आई थिंक ये भी ब्लैकमेलिंग का एक तरीक़ेकार ही होता है। हम आपके मुतालिबात को हरगिज़ गलत, ऑब्वियसली अगर आपके मुतालिबात हैं, आप कुछ सोच समझ के यहाँ पे बैठे ना अपना काम छोड़ छाड़ के, तो देयर इज़ अ वे ना कि आप बैठ के बातचीत करें, अपने मुतालिबात मनवाएं, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रैफिक, क्योंकि शाम के टाइम 2 दफ़ा जाना हुआ जेल रोड पर, सिर्फ मॉल रोड बंद होने की वजह से जेल रोड पर ट्रैफिक के इतने बुरे हालात, और यही केनाल रोड पर होते रहे, इसी तरह से फिरोजपुर रोड पर भी। एक तरफ रोड पे लोग ख्वार हो रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों के लिए आप धमकियां दे रहे हैं कि आप काम बंद कर देंगे। तो फिर आप कहाँ के मसीहा हैं, कहाँ? ये तरीका बिल्कुल नहीं है मुतालिबात को मनवाने का। बाकी अगर आपके इस तरह एहतजाज करने से इतने दिनों में ये फैसला वापस ले लिया गया है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, भाई सरकार ने तो जो करना है उन्होंने करके ही रहना है। उसके आगे तो कोई भी जो है वो आप जितनी मर्जी एहतजाज कर लें, ब्लैकमेलिंग कर लें, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें काम आने वाली हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और अली साहिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, नवा रोज और बदस्तूर एहतजाज जारी है, और कल यहाँ पर एक खातून कह रही थी सीएम साहिबा खुद आए, हमसे बातचीत करें, हमारे मुतालिबात सुने। सवाल ये है, इस एहतजाज से आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ रहा है हुकूमत को? नहीं, फर्क तो पड़ रहा है। देखें, सीधी बात है, फर्क पड़ रहा है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, मरीजों को फर्क पड़ रहा है, जिनका आउटडोर बंद है, जिनको अद्वियात चाहिए होती हैं, जिनको फौरी तौर पर इलाज मुआवजा चाहिए होता है, उनको तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर जो हैं काम करने के आदी नहीं हैं। मैं बारहा ये बात कहता हूँ, हमारे सरकारी मुलाजमीन मेरे खिलाफ ना हो जाए, लेकिन हमारे सरकारी मुलाजमीन का जो वतीरा है वो काम करने वाला होता नहीं है, आप काम को टालने वाला वतीरा होता है। तो इसी वजह से यकीन माने कोई इक्का दुक्का बीच में आप किसी एक महकमे का नाम ले, किसी एक महकमे का जिसके ऊपर सरकार लिखा होता है, वहां पर आपको मुझे फील होता है चले जाएं, या तो आपको बिला वजह का बाहर बिठा के इंतजार कराते हैं, या साहब दफ्तर में नहीं होते। ये डॉक्टर, ये पैरामेडिक्स जो मर्जी कर लें। ये जब साबका हुकूमत थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें भी ये मामला चला था, तो इनकी स्ट्राइक से ये मामला टला था। लेकिन जब तक इनके बहुत सारे मामलात को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, बशमूल इनकी छुट्टियां और इनके हाजिरियां, उसको वो इतनी बात नहीं मान रहे आप। आमिर भाई, छुट्टियां और हाजिरी कोई मसला नहीं। हाजिरी के बाद मॉनिटर किया जाए, काम करते हैं नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है नहीं, वार्ड में बायोमेट्रिक्स लगनी होती है, जाना ही पड़ता है। फिर भी ओ हाजी साहब, एक बात 100 रास्ते निकाल लेते हैं। नहीं, एक बात देखे ना, अगर एक बंदा आता है, अटेंडेंस लगाता है, अटेंडेंस लगाने के बाद वो 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक गायब रहता है, तो उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को क्या फर्क पड़ गया? या तो ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यहाँ तो ये भी वतीरा है कि आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, ड्यूटी टाइम पर आप जाकर अपना राउंड भी नहीं कर रहे। आपको कोई तो मैकेनिज्म बनाना था, ऑब्वियसली। तो आपने अगर आप उसको करने का शुरू किया है, प्राइवेटाइज करने का, तो मेरा ख्याल है बेहतर है, आपकी और चीजें बेहतर हो जाएंगी और आपको मरीजों को ज्यादा बेहतर सहूलियत मिलना चाहिए। मैं ये फिलहाल ये तो अभी जैसे मैं लेस्को के बारे में कहा करता हूँ, इसको प्राइवेटाइज करें ताकि ये बेहतर काम तो करें कुछ। अब गर्मी आ गई, अब लोगों ने बिल बुलाना है। साहिब साहब, कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली है, कोई प्लान भी है, कोई ट्रैफिक की डाइवर्जन के किस तरह से पीक टाइम पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है? मेरे तो घर के बिल्कुल साथ ही ये धरने हैं, और अक्सर में शामिल है। प्रेस क्लब भी अक्सर बंद रहता है, और ये माल रोड गवर्नर उसके बिल्कुल लेफ्ट से होकर मैंने घर जाना होता है, दोनों रास्ते बंद होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। मसला ये नहीं है कि डॉक्टर्स जो हैं उनको काम करने में क्या इशू है, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो जाए, चाहे आप गवर्नमेंट के अंडर काम करें, सैलरी, हमारी नौकरी खत्म पड़ जाए। नौकरी को क्या होगा? एक बंदा काम करने वाला है, वो किसी जो प्राइवेट आएगा, मालिक ठेके पे आएगा, वो हमें जब मर्जी निकाल के बैठ। नहीं, तो जब मर्जी से क्या मुराद? नहीं, क्यों निकालेगा? अगर आप काम करते हैं, कोई प्राइवेट मालिक, किसी भी फर्म का कोई मालिक है, आप अपने वर्कर को कभी भी नहीं निकालते जो काम करने वाला है। और जो वेला काम करने वाले लोग तो कमजोरी होते हैं, हर उनको तो कोई, चाहे सरकार की, चाहे कोई प्राइवेट अदारा है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो अपने डिपार्टमेंट्स को पे करते हैं, वो कभी भी नहीं नेगलेक्ट होते। वो आप देखें, हमारा एक वतीरा है कि बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं ये सरकार नून लीग के हैं, ये पीटीआई के हैं,
और बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो दोनों गवर्नमेंट्स में ही उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनको कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो लोग काम करने वाले हैं, वो लोग फोकस करते हैं कि अगर साहब आपका अल्लाह भला करे, कल ही किसी ने मुझसे पूछा यार ये कामला लाशारी के पास कौन सी जादू की छड़ी है, हाँ, ये कोई मार्शल लॉ है, कोई जमहूरियत हो, कोई निगरान Wall City गवर्नमेंट Authority पंजाब हो, के भी कुछ भी DG हो, बन गए। ये अपनी जगह से नहीं हिलता। तो मैंने कहा कि यार एक बात तो है, वो बासलाहियत आदमी है, काम करना चाहता है, इसलिए कोई गवर्नमेंट उसको उसकी जगह से हिलाती नहीं है। आप देखें वो ना, अपनी जगह पे काम कर रहा होता आप एक और चीज़ देखें कि अपोजिशन लीडर पहुंचे हैं, उनके साथ पूरा जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है। तो इनके दौर में भी तो यही था, जो वहाँ पे पूरा 2-3 साल एहतजाज ही चला है और धरने ही चले हैं, हम वो कवर भी करते रहे हैं। जो अच्छा काम हो रहा है उस पर तो मेरा ख्याल है फोकस करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स को अगर प्राइवेटाइजेशन से कोई मसला है तो मेरा ख्याल है वो काम नहीं करना तमाम चाहते। सिनेरियो में मुझे लगता है कि अब 9 रोज हो गए हैं, अब मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। हुक्काम को ख्वाजा साहब, सलमान नहीं, रशीद साहब का अना एक चीज सब्जेक्ट है, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। मैंने तो देखा है इसका कोई दरमियानी रास्ता निकला ही नहीं। डॉक्टर्स ने हमेशा अपनी बात मनवाई है और जब तक इनकी बात नहीं मानी जानी अच्छा, हर दौर में प्राइवेटाइज वर्ड्स चेंज किए गए, MTI एक्ट कभी कुछ बात की गई, एहतजाज की धमकी इनकी तरफ से हमेशा दी गई। धमकी नहीं, एहतजाज किया गया, धरने दिए गए। हमने तो मैं तो 10-15 साल से इनको सड़कों पे देखा, तोड़-फोड़ की गई। जिस तरह PTI की जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट में ना हो तो सड़कों पे रहती है, इसी तरह मैंने डॉक्टर्स को देखा है वो हर दौरे हुकूमत में सड़कों पर है। ऐसे मैं तो और कह रही हूं, ये आप ब्लैकमेलिंग वाला माफिया बन चुके हैं। सबसे मुकद्दस पेशा है मैंने एहतजाज के कामला लाशारी हैं, ये कहना चाहते हैं हर दौर में ये बाहर ही है, बाहर ही है, बिल्कुल बाहर ही सड़कों पे ही है। सड़कों पे तो ये बजाय इस बस बात काम ना करना पड़े। बाकी और एक और चीज है, एक और है चीज है, अगर इनके दिल में खौफे खुदा है तो एक चीज देखें कि होता तो सही सब नौरों से अमीर बैठे- लोग जो हैं वो सारे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल हड़ताल भी नहीं होती, स्ट्राइक भी नहीं होती। अगर पाकिस्तान में ना हो तो बैरून मुल्क चले ऐसे जाते ही हैं। है। ये तो गरीबों को आप देखते हैं, गरीब आपका राह तक रहे हैं, आप उनको टाइम नहीं दे रहे। आप बिल्कुल देखिए ऐसे क्या ही है, बट अब इसका कोई तो हल होना चाहिए, अदरवाइज और 2-3 दिनों में आप देखेंगे मजीद ब्लैकमेलिंग की शक्ल में क्या होगा जी। वहां पे बेहोश हो गए हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से उठा के लेके जा रहे हैं, तो तब भी तो आपने कोई ना कोई हल निकालना है, तो पहले ही बेहोश निकाल। हमेशा नर्स को करते हैं, वैसे 2-4 दफा खवातीन को उसमें ज्यादा सिंपथी है। नर्स होती हैं वो। पता नहीं अब आप क्यों मुस्कुरा कर ये बातें कह रहे हैं, वैसे यार, आप तो मैं शरारतें ही मुझे करते ये रहते हैं। सीरियस टॉपिक था, आप खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं तो ये कहूंगी देर आयत दुरुस्त आयत, और यही फैसला अगर बहुत देर पहले कर लिया होता तो आज इतने बड़े मसाइल ना होते जी। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया गया है। शहर में जेर जमीन पानी बचाने के लिए हाईकोर्ट की जानिब से हाईकोर्ट के हुक्म पर LDA कवानीन में तरमीम कर दी गई है। गवर्निंग बॉडी का कानून नाफिज करने का तहरीरी हुक्म दे दिया गया है। सवाल ये है कि LDA अब इस पर अमल दरामद करा भी पाएगा कि नहीं। बहुत सारे कवानीन हैं जिनको हवा में LDA की जानिब से उड़ाया जाता है। चिराग तले अंधेरे की अगर आपने बहुत जबरदस्त मिसाल देखनी है, जोहर टाउन LDA वाले रूट पे जाके देख ले। आमिर रजा खान साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि LDA जो है वो काम नहीं करता, और LDA ने ये काम भी नहीं करना है। जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, चले वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा। जो नहीं बन रही हैं उस पर क्या नक्शा होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जो चीज़ आपको सामने नजर आती है उस पर काम क्यों नहीं करते। मसलन आपकी तमाम मसाजिद के वजू का पानी जो है वो गर्कियों में जाना चाहिए, जेर ज़मीन जाना चाहिए। वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई नापाक पानी नहीं होता, वजू करते हैं कोई भी पानी नापाक नहीं। जब अच्छा वो पानी वो ज़मीन में चला जाता। आपके पास इसकी 2 मिसालें मौजूद हैं। अंदरून शहर में नीवी मस्जिद मौजूद है और शेरा वाले गेट के अंदर एक मस्जिद मौजूद है, उसकी गर्कियाँ आज भी काम करती हैं। और वजू का पानी, टॉयलेट्स का पानी नहीं, वजू का पानी वहाँ पर जेर ज़मीन जाता है। कनाडा की मिसाल आपके पास मौजूद है, आज ही आप सर्च मारें उस पर कि कनाडा में रेन वाटर के लिए अलग ड्रेन सिस्टम है। जी बिल्कुल, आपकी छत पर जो पानी आएगा वो एक अलग ड्रेन के जरिए किसी जगह पर जाकर प्रिजर्व होगा या जेर ज़मीन चला जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास दुनिया भर की मिसालें मौजूद हैं और आपके अपने शहर में मिसाल मौजूद है कि आपकी तमाम ग्रीन बेल्ट जिस पर मैं हमेशा खप डालता हूँ वो रोड साइड से नीचे हैं ताकि उनमें पानी जाए, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। मरियम औरंगजेब साहबा ने वो काम किया भी, ऑर्डर किया भी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट इस पर जो मर्जी कर ले। मुझे बताएं, जो एक कनाल से ऊपर वाले घर बन चुके हैं, क्या वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा।
अच्छा, एक मिसाल आपके पास मैं एक देना भूल गया था। एक फुटबॉल ग्राउंड है जी, माल्टन फुटबॉल क्लब की, मियां रजवान साहब के पास। उनका जितना रेन वाटर है वो ज़ेर ज़मीन एक उन्होंने बनाया हुआ टैंक, वाटर टैंक, उसके अंदर जाता है, और जितना ड्राई सीज़न है जिसमें बारिशें नहीं होती हैं वो पानी वो निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर एक ग्राउंड में इसमें बन सकता है तो बाकी क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की, एथलेटिक्स की, स्टेडियम्स की, ग्राउंड्स पर क्यों नहीं बन I don't सकता? think so कि इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट कोई करनी पड़ती है। कुछ नहीं। उस बंदे ने अपनी मदद आपके तहत ये काम किया। आप इसको तमाम ग्राउंड्स पर लागू कर दें, बिल्कुल, एलडीओ इसकी सुपरविजन कर ले, और आपकी जितने आपके पार्क्स हैं, लेट्स से आपका समझें रेस कोर्स पार्क है, जिना पार्क है, आपका माल्टन पार्क है, जितने पार्क्स हैं वहाँ पे भी आप इस तरह की फैसिलिटीज बना सकते हैं। जिना पार्क में तो खैर आपने बना भी लिया। आपके शहर में बहुत थोड़ा एरिया रह गया जो कच्चा है, बिल्कुल ऐसे सब ही। को तो आपने पक्का कंक्रीट करते कर चले दिया, जा रहे पक्का करते चले जा रहे हैं। हमारे भाई अक्सर कहते हैं, वो अभी भी उन्होंने जिक्र किया कि आप जो फुटपाथ हैं वो सड़क से नीचे कर दें ताकि जितना बारिश का पानी हो वो उसमें आए, आपका वो पानी ज़ाया अच्छा, ना हो। ये देखने में छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसके नताइज बहुत जबरदस्त इसके नताइज बहुत ज़्यादा हैं। बहुत और फिर जबरदस्त एक और बात है, अमर भाई कह रहे थे कि आप वजू का पानी, जो भी पानी ज़मीन में जाएगा जब ड्रेन होकर नीचे वाली सतह पर अल्लाह जाता ताला है उसको फिल्टर वो करके सारा देगा। कुछ फिल्टर होता जाता है, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं। लेकिन मैं अपने गाँव में देखता था, वहाँ पे जोहड़ बने होते हैं जिसको हम छप्पड़ कहते थे, पूरे गाँव का पानी वहाँ पर जाता था, जितनी मर्जी गर्मी होती थी वहाँ से पानी ख़त्म नहीं होता था। और आप देखें कि हमारे इलाके में पानी अभी की सतह जो है बड़ी ऊपर है। अब बिल्कुल वहाँ पे भी ये शहर वाला स्टाइल होता जा रहा है, सारी गलियाँ छप्पड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, कंक्रीट होती जा रही हैं सारी गलियाँ, बाज़ार, सारा कुछ। लेकिन फिर भी हमारे देहातों में अभी भी वो सारी जो ज़मीन है वहाँ पर जो बारिशी पानी होता है वो खड़ा रहता है, फिर वो खुद ही ड्रेन होकर नीचे चला जाता है। मसला ये है कि लाहौर शहर में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पे आमर भाई को मैंने हर प्रोग्राम में ये कहते हुए लाजमी सुना है कि आप जो फुटपाथ है वो नीचे कर लें। तो अगर हमें इस चीज़ का इदराक है, गवर्नमेंट को क्यों नहीं है? और क्यों सारे स्टेप्स जो हैं वो हाई कोर्ट के कहने पे लिए जाने हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? जस्टिस शाहिद करीम साहब ही इनको डायरेक्शन, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ जस्टिस शाहिद करीम साहब की डायरेक्शन, कभी आपको ट्रैफिक ठीक करने के लिए, कभी आपको एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए, कभी आपको वाटर सेविंग के लिए। भाई गवर्नमेंट क्या करती है, आप बाकी लोग क्या करते हैं? बट जिनके काम है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्यों कोर्ट को इस पे जाना पड़ा कि आपकी जो बेसिक्स हैं उस पे जाके वो फोकस कर रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट पे वो इतना काम करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं गाड़ियों के हवाले से। भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अगर आपने जजेस से ये काम लेना है, खुदा का खौफ करें, आप इन चीज़ों को खुद देखें। ये आपके बेसिक्स हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी कर रहे हैं, आप देखें कि आपका जो पानी है उसका कोई लाहा अमल आपने तैयार किया है? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने आप पिछले 10 दिनों में जब से गर्मी बढ़ी है, आपके वासा का जो ट्यूबवेल का पानी है वो उस तरह नहीं आ रहा। तो जब अगर बारिशें कम हुई तो आपके लिए इशू बन जाएगा। जब आपका बोर बैठ जाता है फिर नया बोर करवाने में टाइम लगता है, और बोर बैठता ही तब है जब नीचे से पानी की सतह नीचे जाना शुरू हो जाती है, रेत आना शुरू 50-60 लाख रुपए लगते हैं बोर पे। नहीं, बड़े बोर पे इससे भी ज़्यादा लगता होगा। तो ये एलडीए को भी सोचना होगा, जितने भी मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, उस पे वर्क। एलडीए सिर्फ एक काम करा देगी, जस्टिस शाहिद करीम साहब से एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ शाहिद करीम साहब से कि एलडीए से एक काम करवा दें, उनसे कहें कि जी बॉयल लॉज के तहत जो लॉ बने हुए हैं उसके तहत तमाम हाउसिंग सोसाइटी बनवा दें, खत्म हो जाएगा मामला। जितना ग्रीन एरिया नक्शों में होता है, आपकी कब्रिस्तानों की जगह पे प्लॉट बन जाते हैं, बहुत दूर ना जाए, बहुत सारी सोसाइटीज़ मेरे इलाके में हैं, आपके जो पार्क की जगह है उसके ऊपर वो प्लॉटिंग करके बेच देते हैं, आपके जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे बताएं पानी फिर कहाँ जाएगा? ज़मीन में नहीं जाएगा तो वो नालों में बहकर गंदे नालों के जरिए रावी में जाएगा, और रावी से इसी तरह ही बैलेंस होता है ना कि आप जितना पानी ज़मीन से निकाल के इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला बारिश फेंकता है, बारिश की वजह से वो पानी आपका बैलेंस होता जाता है और आपकी चीज़ें ठीक चलती रहती हैं। मसला ये है, किसी से कोई बात करे ना, किसी अफसर से, फंड्स नहीं है भाई, आपका दफ्तर बनना है तो उस पर 30 लाख लगने के बजाय 1 करोड़ लगता है, तब आपके पास फंड्स हैं। बिल्कुल आपकी गाड़ी आनी है, आपको बड़े मसले हैं कि मेरे पास तो 2012 मॉडल है, मेरे पास 2016 मॉडल है, तब आपके पास फंड्स हैं। सर इधर वासा का जो टाउन में दफ्तर बन रहा है उनको पसंद नहीं आ रही बिल्डिंग, वो शिफ्ट नहीं हो रही है। ये लल्ले तो लल्ले है। आपका जो एसी चलता है वो आप ऑफिस में हो या ना हो, आप वो आपके आने से पहले चल जाएगा। मुझे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने
नया एक ड्रामा फिर मरियम औरंगजेब साहबा का नाम आ जाता है, मुझे बार बार लेना पड़ता है। नई मोटरसाइकिलें और नई गाड़ियां दे दी, सारी की सारी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां और मोटरसाइकिल। मुझे बताएं, क्या आप एनवायरनमेंट बचाने के लिए ये पेट्रोल जलाएंगे और डीजल जलाएंगे? आपको तो चाहिए था, आप कहते जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो वो डिपार्टमेंट होएगा जो कि तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे होएगा, उसमें कोई गाड़ी दूसरी नहीं होगी। तो सिर्फ मोटरसाइकिलें भगाने से या डाले नए लेने से एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होगा, अमल करने से उस पर अमल करना होगा। अगली खबर है जी, करंट से 9 अमवात हुई हैं, लेस्को को 2 करोड़ 30 लाख का जुर्माना। लेस्को में सेफ्टी इकदाम ना होने से 9 अफराद को करंट लगने के वाकयात रूनुमा हुए। तहकीकाती टीमों की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। अली शाही साहब। ना ये तो बड़ी रूटीन की बात है, जब ऐसा कोई हादसा सानहा रूनुमा होता है उसके बाद वो डिपार्टमेंट बड़ा एक्शन में आ जाता है और सारे अफसरान वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी बयानात आते हैं कि ये जो मुतलका अफसर है उसकी जनब से गलती की गई है। आप मुझे बताएं, आपके इलाके में भी लेस्को वाले लोग काम करते हैं, मेरे इलाके में भी करते हैं क्या? सेफ्टी मेजर्स हालांकि सबसे सेंसिटिव काम है, हर बंदे को पता है कि हल्की सी करंट लगी तो आप या तो कोई आपका आजार डैमेज हो जाएगा या आप जान से चले जाएंगे। दूसरी बात ये जिम्मेदारी भी तो आपकी, अब बारिशों का मौसम आ रहा है, आपके अक्सर खंभों में करंट आ जाना है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि जाके वो सारी चीज़ें पहले चेक करें? बिल्कुल ऐसे आप 9 अमवात पे ठीक है, आपने ये जुर्माने भी दे दिए, आपने कंपनसेशन भी दे दी, हल नहीं है ना, ये नेमुल बदल आप नहीं ना जान। क्यों नहीं इस तरह के मैयर्स अडाप्ट करते जिससे इस तरह के हादसा रूनुमाई ना हो? आप, मैं एक और चीज़ की मिसाल देता हूँ, आप पुलिस की बात कर लें, कई दफ़ा शहादतें होती हैं जिस पर बड़ा वावेला मचाया जाता है कि वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना था, वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी थी। आप मुझे बताएं, आप भी इतने रेड्स देखती हैं, सुनती हैं, कभी किसी को देखा है वो पहने हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैक्सिमम 2-3% होंगे जिसमें टारगेटेड होगा कि यहाँ पे करना है, और वो प्लान्ड होती है, वो प्लान्ड होती है। और आपके जो नाकों पे लोग खड़े होते हैं उनके पास भी उस तरह सारे सामान मौजूद नहीं होता जो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, हालांकि पीछे लाइन में पड़ा होगा सारा कुछ। तो ये सारी कहने की बातें हैं, अगर इस पे अमल दरामद हो तो ये इतना बड़ा लॉस ना हो। ये 9 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, चाहे वो लेस्को के लोग हैं या आम पब्लिक के लोग हैं। वो किसी घर के चिराग थे जो बुझ गए, उसको आप 10 करोड़ भी दे दें कंपनसेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं, उसमें आप किसी को सज़ा भी दे दें तो घर वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं ना, जिनकी कीमती जान ज़ाया हुई है। तो मसला ये है कि अब आप इस पर फिर इबरत हासिल कर लें। अभी बारिशी मौसम आने वाला है, आप पहले सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लें, चूँकि अक्सर होता है जब भी बारिश होती है, पहली बारिश पे तो हम हर सूरत में ये खबर सुनते हैं कि किसी ना किसी इलाके में करंट लगने से कोई अमवात वाक़या हुई हैं, किसी जगह पे आपकी तारें टूट जाती हैं, किसी जगह पे आपके कोई अपने लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए जाते तो डेथ्स हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इनके इल्म में है। साई साहब और आमिर भाई, वाक़या हुआ वासा में एक अफसर को मुअत्तल किया गया। सो वो दुरे ने, आप कहते हैं, जब खबर डिग आउट की तो पता चला जी गटर में बच्चा गिरा था, जिसकी सारी इंक्वायरी चली। पहले इस खबर को दबाया गया, छुपाया गया, लेकिन उसके बाद जब रीज़न पता चली तो अफसर को मुअत्तल किया गया। आप ये देखें कि हम इन बातों को बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं, छुपाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। देखिए, काबिल कबूल तो नहीं है, और एक जान का बदला साई साहब ने बिल्कुल कहा करोड़ों रुपए भी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक जान के बदले 22 लाख रुपया दे रहा है। हाँ। और ये वो लोग हैं जो कि लेस्को के ही मुलाजिम हैं और इनके पास सेफ्टी किट्स नहीं थी, इसीलिए इनको करंट लगा। इसका जिम्मेदार कौन था? किसी को सजा हुई? अभी आपने एक बच्चे वाला वाकया बयान किया वासा के हवाले से, तो मुझे बताएं मुअत्तली क्या है? मुअत्तल बहाल हो जाएगा? जाहिरी बात है। ये बैठे मेरे साथ साई साहब, इनको पता है कि पुलिस के बहुत सारे लोगों पे कत्ल के मुकदमात होते हैं, मुअत्तल होते हैं, बहाल हो जाते हैं और बाकायदा उनको तरक्कियां मिलती हैं। वो फिर अपने ही लोग बचा लेते हैं ना। हाँ, वो तो अपने लोगों का अपने हाथ लोग होता है जो सर होते हैं अपने पेटी भाई बचा लेते हैं। अब ये देखें, 9 जाने चली गई, जिसके घर से एक फर्द चला गया, उसको तो आप करोड़ों रुपए भी देंगे तो कंपनसेशन नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, आप बचा सकते हैं आने वाले लोगों की जाने, बस उसके लिए आपने कोई काम किया। मुझे आप शहर में अच्छी सोसाइटी से लेकर वॉल सिटी तक और वॉल सिटी से लेकर आपकी जो जितनी आबादियां जो बहुत ज्यादा गुंजान ये शुमाली लाहौर वाली साइड में ज्यादा खतरा वहीं है, पे मेरा है, ज्यादा खतरा है। आप मुझे वहाँ तारों के जाल जाके दिखाएं। अभी आपने आजम क्लास मार्केट का पहले बात कर रहे थे, वहाँ पे चले जाएं, शालमी में चले जाएं, आपको जाल ऐसे नजर आएंगे तारों के कि आपको खौफ आना शुरू हो जाता है। अकबरी मंडी चले जाएं, और कई बारहा इस पर आग लगने का और लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होने का। बेतहाशा हुई। मुझे बताएं, ये इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? लेस्को की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप उसको इतने, ये पता नहीं कब के केस होंगे 9 लोगों के जिनको अब कंपनसेशन देने के लिए कहा है जी कि और 2 करोड़ और
30 लाख रुपया, मुझे तो मजाक लगता है ये भी बात भी। और इनको तो इतना फिर तो- मिल रही है अमर भाई, वो जो बेचारे वैसे खंबे को हाथ हमने को हाथ लगा लगा के मर जाते हैं, उसकी वजह भी यही है। मैंने एक दफा पहले भी जिक्र जी, किया बिल्कुल था सही है। कि हमने अर्थ नहीं किया हुआ खंभों को, बिल्कुल। और अर्थिंग के पैसे खाए हुए हैं। या मॉनसून में देखें कितने ऐसे वाकयात होते हैं, राहगीर बेचारे करंट लगने से जाम बहक हो जाते हैं क्योंकि वायर पानी में गिरी होती है, तो उसका कोई हल ही नहीं आपने निकाला होता। खैर, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि पंजाब से अफगान बशिंदों के इनखला की मुहिम जारी है। खवातीन और बच्चों की शनाख्त और सुराग लगाना चैलेंज बन गया है। अली साई साहब, आपकी खबर है, क्या प्लान है इसका? ना, जब 3-4 दिन पहले मैंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को हमने ना कैटेगराइज किया हुआ है। लेकिन ये कैंपेन जो है आपको पता है पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजल्ट उस तरह नहीं है जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। हम भूल जाते हैं ना हाँ, कैंपेन चलाकर। नहीं, एक और चीज़ है, जिस तरह आप पर इंटरनेशनली प्रेशर भी आया, जब आपने ये काम शुरू कर लिया है, या तो शुरू ही ना करें, अगर शुरू कर लिया तो इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। आप देखें, आपको भी के भी मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में भी आमिर भाई चले हमसे बड़े हैं उम्र में, मैंने अपने बचपन में देखा है कि जो अफ़गान लोग आए थे वो बिल्कुल बेचारे, ज़ाहिर है जब आप हिजरत करके आते हैं किसी मुश्किल की वजह से, तो बिल्कुल ज़ीरो थे। अब उनकी आईडी कार्ड भी बने हुए हैं, उनके बच्चों की यहाँ पे शादियाँ भी हुई हैं, उनके आपसे बड़े पूरा फैमिली उनके आपसे बड़े बिजनेस हैं और उनके आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने ज़ीरो से मेहनत की और थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ने उन पे ऐसी रहमत की है कि मैंने अपने डस्के में देखा है कि अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं। स्मगलिंग के पैसे हैं सर, जिसके भी पैसे आप हैं, जिसको मेहनत कहते हैं और जिसको अल्लाह का फजल कहते हैं, ये चलें, अफगानिस्तान से, यहाँ से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से यहाँ जो स्मगलिंग का माल है उसको लीगलाइज करने के लिए ये दुकानें, ये ठिये हैं, ये लकड़ी के कारखाने हैं, ये सिर्फ उस स्मगलिंग के पैसे को, जो कोई ब्लैक मनी है, उसको लीगल शो करने का एक तरीका है। फिर एक बात है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को करेंगे, जब हम कहते हैं कि ये हाजा मिन फजले रब्बी है, तो भाई ये हाजा मिन फजले स्मगलिंग है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अफगान बॉर्डर चाहे चमन की तरफ होए, चाहे लंडी कोतल की तरफ होए, स्मगलिंग के गढ़ कहाँ पे हैं, ये सबको पता है। और स्मगलिंग आपका कैसे आटा, होती है, गंदम, सारी स्मगलिंग अब आप इस बात पे, जिसको हम ये कहते हैं ये ये मेहनती बहुत है, ये मेहनती नहीं है, इस काम में मेहनत। ये इस काम में मेहनती फिर दूसरी बात ये है, और इस काम में मेहनती होने के साथ साथ हमारे ही हमने- लोग अंदर से मिले हुए हैं। हमने आपको मुश्किल वक्त में सहारा दिया, आपको यहाँ पे खाना दिया, आपको यहाँ पे घर दिए, आपको अपना ज़मीन दी, और आप उसके बदले में हमें क्या देते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे एक एसपी बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ इस तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं कि वो अफगानिस्तान से बाई एयर आते हैं, यहाँ पे वारदातें करते हैं 2-3 माह, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह का आप पनाह कहाँ है उनके पास महफूज, आप मंशियात, आपने नजायज़ असला लेना है तो वो आप इनसे रब्ता कर लें। तो आपने जिन लोगों ने इनके आईडी कार्ड बनाए हैं, इनको तो चले जाना ही है, लेकिन जिन्होंने इनके आईडी कार्ड, जिनकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बनाई है, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। उस दौर के अफसरान को निशान इबरत बनाना चाहिए कि आप लोगों ने ये इलीगल काम किया है। ठीक है, आप वीज़ा पे रहें, आपके पास जितनी देर रेजिडेंस परमिट है आप ज़रूर यहाँ पे रहें, गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करती है और तमाम पूरी दुनिया में इस तरह चलता है। लेकिन उस दिन आईजी साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए ये एक इंतहाई परेशानी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शादियाँ की हुई हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, उनको सेपरेट केस के तौर पे ले रहे हैं। पूरे खानदानों के खानदान यहाँ बन चुके हैं। नहीं, वो है पॉसिबल, सब कुछ होता है, और ये नहीं ये पॉसिबल है। आप इस तरह से कहते हैं ना, जब घरों में जाके छापे मारेंगे। मुझे बताएं, अगर आप सऊदी अरब को जरा ज़हन में रखें, पॉसिबल है निकालना कि नहीं है? नहीं, वैसी रेट क्यों नहीं बन सकती? अब अमेरिका हर जगह बन सकती है। बनाने वाले अगर आपके कानून नाफिज नाफिज करने वाले अदारे चाहें तो हर जगह हर रेट बन सकती है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये बात आप छोड़ दें कि ये हो नहीं सकता है, हो सकता है, उसके लिए आपको रिश्वत से बचना पड़ेगा। बस मसला ये है, कोई भी काम शुरू हो जाए, मुझे एक अफसर बता रहे थे, परसों तरसों की बात है, वो कह रहे थे कि मैं एक जगह पे एसपी लगा, अब वो डीआईजी हैं, कहते हैं तो मैंने अपने एसएचओ को कहा कि इस वाली जो केस है, इसमें जितने भी लोग हैं उनको कहें बेल करवा के आपके पास पेश हों ताकि उनका केस जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मुलजम के भाई की कॉल आई कि हमें एसएचओ साहब की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि अपनी बेल करवा लें, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप बचना चाह रहे हैं तो सुबह आप मेरे पास पेश हों बेल करवा के, तो 1 लाख रुपया दे दें।
तो हर काम में तो इन्होंने पैसा रखा होता है, इन्होंने अपना सिस्टम बनाया होता अब है। आपको समझ आई रेट क्या होती है? अमल दरामद करवाना हो तो ये मेरा ख्याल है जितनी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कितने लोग हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं। बिल्कुल। अगर आप सिद्ध के दिल से काम करें तो ये 2 दिनों का काम है। और आप नाके पे खड़े होते हैं ना पुलिस वाले, तो आप ये कहते हैं कि बंदा पकड़ लिया है, वो कोई इस तरह नहीं पकड़ लिया कि बंदा कोई इनके पास कोई ऐसे सेंसर हैं कि पता चल जाता है। चलिए, हम बंदे ये की कह बॉडी सकते हैं लैंग्वेज से पता मुश्किल है, चल जाता लेकिन है। नामुमकिन नहीं अगर आप करना चाहें तो। अगली खबर यह है, तलबा की हाजिरी 85% रखी जाएगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स 65% करने का फैसला किया गया है। आमिर भाई, ये तो सारी जगह कर देना चाहिए, सिर्फ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नहीं, तमाम स्कूल कॉलेजेस में ही 65% कर देना चाहिए। वैसे 40% तो कर दिया, 33% से हम बाहर आ गए। ये तो अंग्रेज़ की एक चाल थी। आज भी अंग्रेज़ के अपने मुल्क में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 65% है। वहाँ पे चाहे आप मेट्रिकुलेशन में हैं या किसी में भी हैं, आपके 65% मार्क्स हैं तो आपको पास कंसिडर किया जाता है। हमें उन्होंने क्योंकि लो माइंडेड या अंग्रेज़ी से नाबल्द समझा, तो उन्होंने अपने सिस्टम में कहा कि इस तरह अगर 65% रखा तो इनमें से कोई बंदा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इसको 33% पे कर दिया। इतने अरसे के बाद, आज़ादी के इतने 70-75 साल के बाद, हमें ये ख्याल आया कि 33 से 40% कर दी जाए, और यहाँ पे 65% किए हैं। चलो हाँ जी साहब, एक आमिर भाई और यार फेल हो जाना सी ना, सही कुछ नहीं होता यार। तुसी पास होना सी ना, मैं पास होना सी। अगली बात ये है ना कि मसले बन जानी थी। आप भी आपके सही कह रहे जो हैं। सरकारी स्कूल हैं उनका इस तरह का सरकारी नहीं है स्कूलों के तो हालात बहुत बुरे हैं। कि वो अभी भी 33% वाले अच्छा, वहाँ तक भी नहीं पहुंच कुछ सकते। स्कूलों के बड़े अच्छे हालात हैं, अल्लाह करे। है ना। मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, कुछ स्कूलों के वाकई में अच्छे जिन पे हालात फोकस हैं। किया बहुत जाता है। कम, शायद एक दो। हो सकता है। हम लेकिन लाहौर में से एक ही मैं कल से सरकारी तारीफें सुन चुका हूँ। अच्छा, आमना जहाँ पेपर देने जा रही है, वो एक सरकारी स्कूल है, गुलबर्ग के अंदर है, गुलबर्ग 3 के अंदर, और उसकी ग्राउंड, उसके अंदर डेकोरेशंस, उसके अंदर क्लासरूम की सफाई, उसके अंदर चौकीदार सिस्टम। हम दुआ गो हैं कि बाकी कैमरास। जगहों पर भी ऐसे हो। वक्त मैं कम ये है। कहता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाएंगे। 15 अप्रैल है आज, तो हम लिस्ट की तरफ तो चलेंगे, लेकिन इससे पहले सीनियर हमारे प्रोड्यूसर हैं जी मोहसिन बिलाल साहब, जिनकी बर्थडे है जी, स्पेशल बर्थडे, हम उनको विश करने जा रहे हैं। हमारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में आप देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वो अपना काम सारा अंजाम दे रहे हैं जी। आखिर क्यों शो, जो कि आप रात 11 बजे देखते हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं। तो मोहसिन बिलाल साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे लिस्ट की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। सो हम आपको बताएंगे आज की रेट लिस्ट। समरा के पास है, उनकी तरफ चलेंगे, ओपन मार्केट में मौजूद है। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में इजाफा और जायद निर्खों पर फरोख का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से दुकानदारों को खुली छूट मिली हुई है और वो अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख कर रहे हैं। आज की कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज का सरकारी निर्ख 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फी किलो में उसकी फरोख जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी निर्ख 36 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपये 60 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर का आज का सरकारी निर्ख 40 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त भी 80 रुपये फी किलो में जारी है। इसी तरह से लहसुन के निर्ख की बात कीजिए तो उसका आज का सरकारी निर्ख 157 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी फरोख्त 400 रुपये तक में हो रही है। अदरक का आज का सरकारी निर्ख 343 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसका जो फरोख्त है वो भी 400 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों के हवाले से भी आपको बताते चलें तो सब्ज मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 95 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 110 रुपये तक में फरोख्त हो रही है।
लीमू को आज का सरकारी निर्ख 105 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त भी 200 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से शिमला मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 38 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त 60 रुपये तक में हो रही है। मटर का आज का सरकारी निर्ख 95 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी फरोख्त भी 130 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से गाजर का आज का सरकारी निर्ख 33 रुपये मुकर्रर है और उसकी फरोख्त 70 रुपये तक में हो रही है। मेथी का आज का सरकारी निर्ख 57 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त भी 70 और 80 रुपये फी किलो में ओपन मार्केट में हो रही है। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट जब जारी कर दी जाती है तो दुकानदारों को चाहिए कि उसी निर्ख पर सब्जियां फरोख्त करें, लेकिन ओपन मार्केट में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, क्योंकि जिस दुकानदार का जितना बस चल रहा है वो उतना प्रॉफिट मार्जिन रखकर जो है वो शहरियों को सब्जियां फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। शहरियों की इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से ये अपील है कि सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक यकीनी बनवाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें रेट लिस्ट बता दी। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आते हैं। मलिक मोहम्मद जीशान की आज सालगिरह है और इसके बाद मोहम्मद इब्राहिम, आइजल तनवीर, मोहम्मद सालार की सालगिरह है, चौधरी सुलेमान और इसके बाद जी सईदा हानिया बतूल, उस्मान अहमद और अलिशबा मुबीन की सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे भी इतनी ही स्पेशल हो सकती है, इतनी ही स्पेशल पिक्चर्स आप हमें भिजवाएं अपने नाम के साथ। अगर आपकी कल सालगिरह है, अगर किसी फ्रेंड की सालगिरह है, फैमिली में किसी की सालगिरह, तो ज़रूर आप भिजवा सकते हैं और उन्हें बड़े स्पेशल अंदाज में आप विश करके स्पेशल फील करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप पिक्चर्स नाम के साथ भिजवा दें और कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, बताएंगे आपको माल का हाल। तो हमारे पास रेट लिस्ट है आज के करेंसी रेट्स की, आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो हालिया बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया गया, नो डाउट इसको हर जगह पर सराहा भी जा रहा है, बट इसके बाद बहुत सारे लोग जो कि ये प्लान कर रहे थे कि उन्होंने सोलर सिस्टम अपने घरों में लगाना है, इससे पहले गुज़श्ता साल बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची, अपने जेवरात बेचे,
क्योंकि बिजली के बिल बहुत भारी भरकम आ रहे थे, तो इन भारी भरकम बिलों से जान छुड़ाने के लिए रास्ता ये निकाला गया कि सोलर सिस्टम लगाए जाएं और इन भारी बिलों से जान छुड़ाई जाए। उसके बाद सोलर सारिफीन के साथ जो नाइंसाफी हुई वो आप सब लोगों के सामने है। भारी भरकम बिल इतने महंगे सोलर लगवाने के बावजूद भी आए। कुछ स्टार्ट में लोगों को समझ बूझ नहीं थी उनकी अपनी गलतियों की वजह से, और फिर कुछ हुकूमती पॉलिसियों में वक्तन फवक्तन जो तब्दीली होती रही, आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे वक्तन फवक्तन बहानों से। अब सोलर सारिफीन परेशान हैं जिन्होंने सोलर लगवा लिए कि उनके साथ क्या नाइंसाफी की जा रही है। और अब जो लोग प्लान भी कर रहे थे सोलर लगाने का, शायद बहुत हद तक उनमें कमी आ गई है। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सारिफीन तो परेशान हैं ही हैं। जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ साथ जो लोग सोलर सिस्टम लगवा बैठे हैं उनको इस्तेमाल उसको कैसे करना है कि उसकी एफिशिएंसी भी बरकरार रहे और बिल अगर आए तो बहुत मिनिमम आए, क्योंकि अब तो आप लगवा बैठे हैं, अब तो आपके पास दूसरा चांस कोई नहीं, दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। सो इतने पैसे लगाने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप उसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ बूझ के प्लानिंग करके आप कम से कम अपने बिल में कमी लेकर आ सकते हैं, ताकि आपके वो लगाए गए पैसे भी जो हैं वो जाया ना हो, उसका फायदा आपको किसी ना किसी सूरत पहुंच सकता है। सेकेंडली, सोलर सिस्टम अगर आपने लगवा लिया है तो हाइब्रिड बैटरियों से आप किस तरह से उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से आप कितने एसी चलाए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है ना, तो आगे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होना ही होना है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका सोलर सिस्टम क्या जवाब दे जाता है, इसको हमने मॉनिटर कैसे करना है, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखना है। एंड यस, अगर आप प्लान कर रहे हैं सोलर लगवाना है तो मार्केट में आपको नुकालों से भी होशियार रहना है। यहाँ पर होता ये है कि पुरानी चीज नई करके बेची जा रही होती है, टैग कुछ और लगाया होता है और चीज कुछ और होती है। तो सोलर सिस्टम खरीदते हुए आपको किस चीज का ख्याल रखना है, आज के प्रोग्राम में हम आपको गाइड करेंगे। हमारे माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहाब कुरैशी साहब जो कि सदर हैं सोलर पैनल एसोसिएशन हॉल रोड लाहौर के, मोहम्मद अली साहब जो कि इंजीनियर हैं, अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। लोग बड़े परेशान हो गए जिन्होंने सोलर लगाया, कुछ हुकूमती फैसले ऐसे हुए कि सोलर सारिफीन के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, नो डाउट। अब उसको हमने एफिशिएंसी भी बरकरार रखनी है, अपनी जेब पे भी बोझ कम डालना है, सो हम क्या करना है कि बिल कम आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी है वो मल्टीपल चीज़ों पे बेस करती है, और आप जैसे जानते हैं कि उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सोलर पैनल्स हैं, उसकी वायरिंग है, फिर उसमें इन्वर्टर है, और अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो फिर बैटरीज हैं और उसके ब्रेकर्स वगैरह जो सेफ्टी के से रिलेटेड है। उसमें फिर ये है कि चूँकि ये सारी ओवरऑल एफिशिएंसी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो यूज़र को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअली देख सके। सबसे पहले जो सोलर पैनल्स हैं उनकी क्लीनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्लीनिंग का कितनी टाइम के बाद रिकमेंडेड है? उसका ना कोई ऐसा कोई ख़ास टाइम मुकर्रर नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं ना। कुछ लोगों का बहुत डस्ट वाले एरिया में घर है, ठीक है, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है वहाँ पे आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली, शायद आपको हर हफ्ते करनी चाहिए, या शायद हफ्ते में 2 दफ़ा भी करनी चाहिए, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा उन इलाकों में होनी चाहिए। और इसको चेक करने का मयार ये है कि एक तो आप विजुअली देख सकते हैं कि भाई उसके ऊपर कितनी डस्ट जमा हो जाती है। वैसे तो अब एक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो डस्ट थिकनेस बता देते हैं आपको, तो वो यूज़र्स ये छोटी छोटी चीज़ें वो रख सकते हैं। और दूसरा जो उसका इनडायरेक्ट तरीका है वो ये है कि आप उसकी जो जनरेशन है वो आप देख सकते हैं। अगर उसकी जनरेशन जितनी की एक्सपेक्टेड है अगर वो नहीं कम हो रही है तो इसका मतलब आपके सोलर सिस्टम को सफाई की जरूरत है। सफाई की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन उसमें आपको कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मौसम कैसा है, बादल तो नहीं है, या कोई मतलब वो बाकी सारे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए ना। अगर आपने सिर्फ डस्ट को देखना है, अगर वो उस दिन बादल हैं या कोई और फॉग है या स्मोक है, तो उस वक्त फिर आप उसको उस तरह से कंपेयर ना कीजिए, आप उसको बिल्कुल क्लियर स्काई में कंपेयर कीजिए कि उसकी कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। और फिर जब आप उसको क्लीन कर लें तो फिर आप उसके बाद फॉरन डिफरेंस ज़रूर नोट कीजिए। और ये बहुत मैटर करता है कि वो टाइम ऑफ द डे भी वही होना चाहिए। यानी अगर आपने उसको सुबह 10 बजे देख रहे हैं कि उसकी जनरेशन क्या है, प्रोवाइडेड कि सारा स्काई क्लियर है, तो आप अगले दिन भी 10 बजे ही देखिए,
या 11 बजे का रख लें टाइम, ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंस कितना, एंड यू विल सी द मोहम्मद अली डिफरेंस। साहब, अब हम क्या अपने सोलर सिस्टम को खुद वॉश कर सकते हैं? उसकी क्लीनिंग का अमल हम खुद कर सकते हैं? हम अपनी बिल्कुल हम क्लीनिंग का अमल कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये कभी भी एनर्जाइज्ड सिस्टम को क्लीन करना रिकमेंडेड नहीं होता। नंबर 1 कि आप फुल एनर्जी में जब वो प्रोडक्शन में हो तो उसे क्लीन नहीं करना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस। नंबर 2 ये है कि आप उसे क्लीन करें या तो सिस्टम को आइसोलेट करें, या फिर आप उसे करें अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, कि जब उसके जनरेशन ऑलरेडी बिल्कुल मिनिमल हो। ये तो एक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपने उसको आफ्टरनून में करना है, जब जैसे गर्मी आ रही है, तो कभी भी उसको गर्म सिस्टम को क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप गर्म पैनल पे पानी ठंडा डालेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप होने का खदशा होता है। और दो कि वो बड़े मजबूत होते हैं, यानी कि वो उनकी जो टेस्टिंग होती है ना, वो बड़ी मजबूत, उसकी वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, लेकिन फिर भी उसमें ये एनॉमलीज डेवलप हो जाती हैं। तो ये उसकी मेथड है। और ये आप सॉफ्ट कोई जो है स्पंज से या ब्रश से आप उसमें पानी सिंपल लेके, जैसे क्लीनिंग हम आमतौर पे करते हैं, तो उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माहिरीन से करा ले तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। डिपेंड करता है कि वो उनके चार्जेस क्या हैं, ऑल दैट। आप अपने इससे कहीं बेहतर है कि आप अपने जो घर के आपके जो मुलाजिम हैं, जो आपके लोग हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिलवा दें। उन माहिरीन से आप ट्रेनिंग दिलवा दें, क्योंकि ये तो अब एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है ना। खैर, so this is one aspect. The other aspect, I'm sorry, the other aspect is जो उसकी जो वायरिंग है, आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि समटाइम्स वो लूज़ हो जाती है। उसके MC4 कनेक्टर्स लूज़ हो जाते हैं, जिससे वो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। नंबर 3 ये है कि जो इन्वर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं जिनमें फ़ैन लगा होता है ना, तो वो ये होता है कि उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, उसमें डस्ट क्लॉग कर जाती है, जिसकी वजह से उनमें थर्मल रन अवे इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और थर्मल डी रेटिंग हम बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वर्टर गर्म हो गया और अगर आपके पास एक सफिशिएंट पावर अवेलेबल भी है ना, तो इन्वर्टर विल नॉट गो अबव अ सर्टेन पॉइंट। वो अपने आप को खुद ब्लॉकेज होगी ना, लो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं ओवर हीट हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द हाई पावर। तो अगर पीछे से इस पैनल से अगर हाई पावर अवेलेबल भी है ना, तो वो फिर भी लो पावर पे चलेगा बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सार्फिन नोट कर सकते हैं। शहाब साहब, मार्केट में ट्रेंड क्या है? लोग सोलर पैनल खरीद रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, CM साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहबा। बेसिकली इनका विजन जो सा है सोलराइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा है। जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही इस पर ड्यूटी वगैरह बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर दी थी। अभी भी उन्होंने देखिए मार्केट में एक न्यूज़ आती है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसकी वजह पीछे दोनों टैरिफ में एक न्यूज़ आ रही थी कि टैरिफ इसको ऊपर नीचे जो है ना वो करें, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत जो है पैदा हो गई थी। एक किस्म का मार्केट से कस्टमर ही गायब हो गया था। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने बर वक्त आके इसको रोल बैक जो है ना वो किया। सोलर सिस्टम आजकल हर घर की ज़रूरत है। सोलर सिस्टम आप अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी या बजट अगर महीने का अगर आप कैलकुलेट करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको झटका जो लगता है वो बिजली का बिल का ही लगता है। तो सोलर सिस्टम वाहिद चीज़ है जो इस टाइम अपनी सस्ती सतह पर मौजूद है और काफ़ी लोग इसको लगवा भी रहे हैं और सोच विचार भी कर रहे हैं। इनके लगाने से सोलर जो अपना बिल है उस पर काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आ जाती है सारी इसमें। सही। अब आप कह रहे हैं कि लोग लगवा भी रहे हैं, लगवाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट सोलर सारिफिन के साथ जो किया गया उसके बाद तो बहुत सारे लोग जो प्लान कर रहे थे लगवाना है, अब उनका प्लान ये भी है कि ना लगवाया जाए, क्योंकि उनके साथ जो किया गया, जो रिसेंटली फैसले किए गए, तो लोग कह रहे हैं अब तो ना लगवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखें बेसिकली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, राइट? क्योंकि जब गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल थी तो लोग इसमें आ गए। अब वो गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो ओवरनाइट चेंज हो जाया करती हैं, और अब तो थोड़ा सा अब इशू ये है कि अब तो पॉलिसी शायद बनाना मुश्किल इसलिए है कि अब तो पॉलिसी कहीं और से आती है बिकॉज ऑफ जो फंडिंग जो एजेंसीज हैं जो इनडायरेक्टली में, तो पॉलिसीज़ तो अब उधर मोस्टली आ रही होती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब सारों को मिल के बैठ के इसको देखना चाहिए कि कैसे इसको एड्रेस किया जाए। अच्छा, अगर हम सार्फिन की बात करें तो सोलर ऑप्शन स्टिल फीजिबल है। अच्छा, आप ये समझा भी दें कैसे? बिल्कुल फीजिबल है, इसलिए कि अगर आप उसमें सिस्टम को आप पावर जनरेशन करें और डे टाइम पे आप उसको यूज़ करें और नाइट टाइम के लिए अगर आप उसे स्टोर कर लें,
बैटरीज में, और अगर आप उसमें कम से कम 18 घंटे भी उस पूरे सिस्टम से निकाल लें तो देन ये आपकी डिपेंडेंसी वापडा पे सिर्फ 6 घंटे रह जाती है। यानी आप टोटली शायद इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप 2, 4, 6 घंटे भी अगर उस पर डिपेंडेंट रहें और 18 घंटे आप खुद मैनेज कर लें तो ये ऑप्शन बिल्कुल फीजिबल है, हर लिहाज से फीजिबल है और ये सस्टेनेबल है, क्योंकि जो बाकी जो दूसरी सूरत हाल है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी आप उसमें थर्मल पावर जनरेट करते हैं और आप उसमें पूरा फॉरेन रिजर्व झोंक देते हैं, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब सोलर किस टाइप के होते हैं? हर चीज में अच्छी क्वालिटी भी होती है, बुरी क्वालिटी भी होती है, नॉर्मल भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोलर इस टाइम एन टाइप के जो है ना वो आजकल आए हुए हैं। डिफरेंट कंपनीज वाले अपने डिफरेंट वेरिएंट जो है वो निकाल रहे हैं। पहले इसकी एफिशिएंसी इनकी 20% थी, फिर 21% हो गई, फिर 22% हो गई। अभी जो लेटेस्ट पैनल है वो 24.2% एफिशिएंसी के साथ जो है ना वो अवेलेबल है। देखिए, अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाते हैं तो उसमें आपको 200 से लेकर 300 यूनिट की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि ये आपकी सेविंग है। इसी तरह अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे उसमें आपको 600 से लेकर 700 यूनिट की आपको सेविंग होगी। 8 किलोवाट में 1000 यूनिट आपको सेविंग होगी। और इसी तरह अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपको 1200 से लेकर 1300 यूनिट की आपको मंथली आपको इसकी सेविंग, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए इसमें बचत ही बचत है। क्योंकि जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या जिन्होंने लगा लिए, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी से डिस्कशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है काफ़ी हद तक उसमें जो है ना वो। अच्छा जी, अब सोलर सिस्टम कितने का लग सकता है? अगर 5 मरले के घर में आप लगाना चाह रहे हैं, 10 मरले के घर में लगाना चाह रहे हैं, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सो उनके लिए कुछ सजेशन होंगी। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सो सूरज तो आजकल होगा मेहरबान और आप बिजली बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। मैक्सिमम 5 मरले के घर से हम स्टार्ट, चले 3 मरले का भी पूछ रहे थे। 3, 5, 10 मरले के घर के लिए कितना सोलर सिस्टम रिकमेंडेड है और उसके लिए बजट क्या होगा? सर 3 मरले के घर के लिए। 3 मरले को घर को अगर आप थोड़ा क्वेश्चन अगर चेंज करें तो इसमें अगर आप कहें कि 1 टन का अगर एसी चलाना है तो उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट विदाउट बैटरी 2,50,000 बजट जो था रिक्वायर्ड है। कितनी प्लेट्स होती है उसमें आप 6 प्लेट्स भी लगा सकते हैं, साथ एक इन्वर्टर लगा सकते हैं, कंप्लीट एक्सेसरी इंक्लूडिंग फिटिंग वगैरह मिला के तकरीबन 2,50,000 का ये सिस्टम जो है ना वो रेडी हो जाता है। इम्पोर्टेड चाइना के इन्वर्टर के साथ, लोकल इन्वर्टर की मैं बात नहीं कर रहा। इसके अगर आप अगर किसी के पास 1.5 टन के 2 एसी हैं, अगर वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक 6 किलोवाट का बड़ा आइडियल पैकेज जो 10 प्लेट्स के साथ एक इन्वर्टर के साथ कंप्लीट सेटअप बनता है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 4 लाख रुपीज़ का विदाउट बैटरी। इसमें आप आजकल लिथियम बैटरी उसका बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, वो आप बैटरीज लगा सकते हैं। वो तकरीबन अगर 48 वोल्ट की अगर बैटरी है तो वो तकरीबन 2 लाख से लेकर कोई 2,50,000 के राउंड अबाउट है। अगर 24 वोल्ट की है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अपना 1 लाख से लेकर 1,50,000 के करीब जो है ना वो। तो इसी तरह अगर आप 8 किलोवाट है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 लाख रुपीज़ के करीब बनता है। अगर आप 10 किलोवाट का लगाना चाहते हैं जिसमें ग्रीन मीटर भी इंक्लूड होता है तो उसका बजट अप्रॉक्सीमेटली 8,50,000 से लेकर 9 लाख रुपीज़ तक इसका बजट जो है ना वो। आजकल जो कीमतें इसकी प्राइस वो बहुत ही कम तरीन सतह पर है। इसकी अगर आप ROI अगर आप कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 1 और 2 ईयर में आपके जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये साल की इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक किस्म की फ्री ही है। बिल्कुल ऐसी है। मोहम्मद अली साहब, लोगों ने जब गुज़श्ता साल हमने देखा सोलर लगवाए, धड़ाधड़ लगवाए, लेकिन बिल भी उनको बहुत आए, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ज़रा समझा दें कि सोलर सारिफीन को किस तरह से मॉनिटर करते रहना है कि कम से कम जो लेस कॉस्ट उनके बिल आ रहे हैं तो फिर वो मिनिमम आए। जी, इसमें ना आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें उसकी वजह ये है कि जब लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं ना तो उसमें उनकी ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल, ना चाहते हुए भी हो जाता है ना। यानी उसमें ये है कि अब तो सोलर पावर है तो अब सब कुछ ऑन कर दो, तो वो ये टेंडेंसी है ना, ये तो एक पहली बात तो ये नहीं होनी चाहिए। यानी कि दे शुड स्टिल बी विजिलेंट जितना वो पहले, बल्कि उससे उनको चाहिए कि और ज़्यादा
उसको रिड्यूस करें। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ तो ये है कि जब आपके पास सोलर पावर है अवेलेबल, ये कि जाहिर बात है कि एक उसकी एक बेल कर्व टिपिकल बनती है। अब तो मोबाइल ऐप में सारा डाटा अवेलेबल होता है ना, ये जितने भी इन्वर्टर्स का, तो यूज़र्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं। अपना जो मैक्सिमम घर का काम है वो आप 10 बजे से 2 बजे के दरमियान कर लें, ठीक है। यानी आपकी सारी वॉशिंग, सारी आयरनिंग, यानी सारा आपकी जो ओवरहेड टैंक को आपने फिल करना है, वो आप इस बिल्कुल ऐसे। अपने सारे घर के काम जो है ना वो आप इस विंडो में अगर आप कर लें। कपड़े धोने हैं तो अर्ली मॉर्निंग धो लें आपने, अगर पानी के लिए आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं वो आप कर लें, कपड़े आयरन करने हैं तो वो आप जल्दी कर लें। ये बड़े बड़े क्योंकि काम आप देखेंगे अक्सर घरों में कि जब आयरनिंग होती है ना वो शाम को हो रही होती है। हाँ जी। और शाम को बिजली सबसे महंगी होती है, खास तौर पे जब वो पीक टाइम चल रहा होता है ना, और ये पीक टाइम फिक्स नहीं होता सारा साल, थोड़ा सा उसमें ना वेरिएशन होती रहती है। और ये आप ये समझ लें कि जो पीक टाइम है ना, जब मगरिब होती है ना तो पीक टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी उनमें एडजस्ट इस तरह से किया होता है। सर्दियों में मगरिब बड़ी जल्दी हो जाती है, गर्मियों में थोड़ी लेट होती है, तो इसलिए पीक टाइम उस तरह से एडजस्ट हो रहा होता है 4 घंटे का। तो उसमें आप मिनिमम चीज़ें करें, इसलिए कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो इम्पोर्ट है, जो आप इम्पोर्ट करें ना एनर्जी, वो कम से कम होगी, तो उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। फिर उसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रीन मीटर को रीड करना सीखें, ठीक है, कि उसके 4 रजिस्टर्स हैं, उनका क्या मतलब है, आप कौन से रजिस्टर का क्या मतलब है, ताकि आप उसको मॉनिटर करें, कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा देखें कि आप किधर खड़े हुए हैं। क्योंकि आपके जो सारे जो मंथ का बिल है ना वो तो डेली बेसिस पे थोड़ा हो सा रहा है हमें सिखा भी दें कि ग्रीन मीटर पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। ना। देखें, ग्रीन मीटर के ना 4 रजिस्टर होते हैं, ठीक है। 2 उसके इंपोर्ट के होते हैं, 2 एक्सपोर्ट के होते हैं। इंपोर्ट ये है जो आप लेस्को से बिजली ले रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट वो है जो आप उसको दे रहे हैं। अब इंपोर्ट में ऑन पीक ऑफ पीक है, ठीक है। ऑफ पीक का मतलब है कि मतलब जो आप रात 10 बजे से सुबह यानी अगले दिन 6 बजे तक, अगर वो 6 से 10 का पीक चल रहा तो ठीक है ना, मतलब रात 10 बजे से कल शाम तक का 6 बजे का, दिस इज ऑफ पीक, ठीक है। बाय द वे आपकी जितनी सोलर जनरेशन है वो सारी ऑफ पीक में कंसिडर की जाती है, ठीक है। और जो आपकी पीक है वो फिर 24 आवर्स माइनस दिस इज द पीक, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट ये है कि आपका अगेन जो रात से 10 अगले दिन शाम 6 बजे तक आपकी एक्सपोर्ट है, जो कि सोलर जनरेशन भी इसी विंडो में आती है, ठीक है ना। तो आपका जब बिल आप देखेंगे ना तो उसमें आपका जो सिर्फ 3 रजिस्टर उसमें फिर रह जाते हैं, क्योंकि आप सोलर पावर पीक में तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना शाम को, तो इसलिए वो फिर मतलब वो माइनस हो जाता है। तो आपके पास ले दे के सिर्फ 3 रजिस्टर रह जाते हैं, जिसमें आपके पास इंपोर्ट के 2 रह जाते हैं ऑफ पीक पीक, और एक्सपोर्ट का 1 रह जाता है जो ऑफ पीक होता है। तो ऑफ पीक के साथ नेट ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। अभी जो 18% से पहले वाला मास तब तक तो यही था कि वो नेट ऑफ हो जाता था। पीक जो है एज इट इज चार्ज होता था, और जो एक पीक यूनिट है वो कम से कम 2 या 3 ऑफ पीक के बराबर होता है, उसका वेट ये होता है। तो आप उसको मिनिमाइज, और ये फिर आप इस तरह से आप इसको, और अगर आपने इसको फर्दर इस पे देखना है तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप इसको कैसे जो है ना वो रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या कोई खतरा भी है सोलर पैनल से? आप सोलर लगवाने वालों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जी आपकी बैटरियाँ जो है वो ना गर्म हो जाएं, बैटरियों को घर से बाहर वाले थोड़े हिस्से पर लगाना है, ये भी गाइडलाइन दे दें थोड़ी। देखें, बैटरियां घर से बाहर वाले हिस्से पे लगाएंगे तो मे बी घर से बाहर ही चली जाए। हाँ, मतलब ये आपको जरा अपनी सेफ्टीज का भी ध्यान रखना है। जो बैटरीज सील्ड हैं उनका तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अक्सर जगहों पे जैसे लेड एसिड बैटरीज लगती हैं या जो डीप साइकिल बैटरीज हैं वो लगती हैं, तो उनमें जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब उसमें फ्यूम्स आते हैं, तो उनको फिर आपको पर्ज करना बहुत ज़रूरी है, यानी वेंटिलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उन फ्यूम्स को आपको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक एक्सप्लोजन कॉज कर सकते हैं। और सेफ्टी से रिलेटेड ये जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टर्स हीट अप हो जाते हैं, तो अब जैसे IP65 इन्वर्टर्स हैं वो होते हैं जो सील्ड होते हैं, मतलब आप उसे बाहर भी लगा सकते हैं। अगर आपने घर के अंदर लगाए हैं तो फिर आप एक छोटा सा पंखा उनके साथ लगा लें ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली ऑन हो, कम से कम उस 10 से 2 बजे की विंडो में उस इन्वर्टर को ठंडा रखे। बाय द वे, हर इन्वर्टर का जो इंटरनल टेम्परेचर है ना वो भी आपकी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होता है। अच्छा। आप उसे देख सकते हैं कि इन्वर्टर की इस वक्त क्या कितना चल रहा है। मैंने लिटरली अपने जब इन्वर्टर को मैंने जब देखा तो वो 85 डिग्री C तक चला गया हुआ।
देन आई एडेड अ स्मॉल फैन ऑटोमेटिकली, तो अब वो 60s में रहता है। ठीक है, तो यानी ये मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, हमेशा हम देखते हैं मार्केट में 2 नंबर चीज़ें भी आ जाती हैं। सो असली सोलर पैनल की पहचान, और समटाइम ये भी होता है, आप मोबाइल फ़ोन बड़ी आम सी एक चीज़ है कि ऊपर से सारी शक्ल चेंज कर देते हैं, पुराना मोबाइल फ़ोन होता है सेल कर देते हैं। सोलर के साथ भी क्या ये होता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होता है, ऐसे ही है। लोग बेशुमार ऐसा काम कर भी रहे हैं। मैं नाम ही लूँगा। एक्चुअली ये है कि जो ओरिजिनल पैनल है उसका चेक करने का तरीकाकार बहुत ही आसान जो सा है। जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसका 16 डिजिट का कोड उसका शीशे के अंदर अपने जो है इम्पोज हुआ होता है। एक तो सबसे बड़ी वो निशानी होती है कि जो अंदर इम्पोज होगा दैट मीन वो ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल है। साथ उसका 16 डिजिट का कोड अगर किसी कंपनी के ले रहे हैं तो हर कंपनी ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। आप वो मोबाइल में उसकी एप्लीकेशन है, उस पर आप लिंक करेंगे तो वो 16 डिजिट का कोड आप वहाँ पर लगाएंगे, विद इन 9 सेकेंड आपको वहाँ से ए ग्रेड का मैसेज आ जाएगा। अगर ओरिजिनल होगी तो आपको ए ग्रेड का मैसेज आएगा, अगर ओरिजिनल पैनल नहीं होगा तो ए ग्रेड का मैसेज आपको बिल्कुल नहीं आएगा। जितने पैनल होते हैं, मतलब एक कंटेनर में होता है या पूरी कंसाइनमेंट होती है, हर के डिजिट जो है ना वो अलग अलग जो है होती हैं, सेम नहीं हो सकते उसमें। तो इसलिए जो ओरिजिनल पैनल होते हैं, ओरिजिनल उनकी कंपनी की वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब वो वेरिफिकेशन होती है तो ऑटोमेटिकली ए ग्रेड का मैसेज जो है ना वो आ जाता है। देखिए, बी पेयर आप कुछ पैसे बचाने की खातर आप बी पेयर अगर मार्केट में ले लेते हैं तो उसकी वजह से आप देखें कुछ अरसा चलने के बाद उसके एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं, कुछ अरसा चलने के बाद उसके वोल्टेज भी डाउन अपना ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद, सालों बाद देखेंगे आप उसके जो शीशा होता है उस पर क्रैक्स आने जो है शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि आप 2 पैसे बचाने की खातर आप अगर 2 नंबर पैनल ले रहे हैं या बी पर ले रहे हैं तो इससे बेहतर यह है कि आप एक बार ओरिजिनल पैनल लें ताकि आपको किसी किस्म की देखें कंपनी जो है वो अपने पैनल्स को 25 ईयर 30 ईयर की लाइफ जो है ना बता रहे हैं कि इतना हमारा लाइफ जो है ना वो वर्क करेगी। तो ये है कि ओरिजिनल पैनल की निशानी बहुत ही आसान है, इसको इतना लोगों ने डिफिकल्ट बनाया हुआ है। हालांकि इतनी डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ आप बारकोड के जरिए आप इसको कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। घरेलू सारिफिन के साथ कमर्शियल सारिफिन के लिए भी सोलर पैनल फायदेमंद है? जी, मैं इसका जवाब देने से अगर आप इजाज़त दें तो मैं क्विकली इस बात को भी थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेता हूँ। जहाँ पे आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे आप उसको ऑनलाइन या इस तरह चेक कर सकें, तो उसके लिए लैब्स अवेलेबल है। जो कि आप पैनल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज इलेक्ट्रोलुमिनेंस टेस्ट जो होता है, वो बिल्कुल एक्सरे की तरह होता है कि आपके पैनल की सारी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं और उसकी जो भी ओरिजिनलिटी है वो उसके टेस्ट के थ्रू पता चल सकती है। हमारे पास यूईटी में बहुत अच्छी लैब्स अवेलेबल हैं। जबरदस्त। आपके सोलर पैनल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो आईईसी टेस्ट हैं उसके ऊपर चेक होते हैं। कमर्शियल सारिफिन की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए भी सोलर डेफिनेटली फीजिबल है, बट कमर्शियल में प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जो रियल एस्टेट है ना वो बड़ी लिमिटेड अवेलेबल होती है। ऊपर जो रूफ टॉप है ना वो बहुत थोड़ी अवेलेबल होती है, तो वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक तो हाई पावर नहीं लग सकता, और दूसरा ये होता है कि वो मल्टीपल स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, तो फिर वो रूफ टॉप जो है ना उसकी फिर वो किसको बिलोंग करेगी, और तो उसका भी ये प्रॉब्लम है। बल्कि उसके लिए एक बहुत अच्छे सोल्यूशंस आ रहे हैं कि जिसके अंदर अब बिल्डिंग मटेरियल्स इस तरह के आ रहे हैं कि जिसमें पूरी की पूरी वॉल जो है ना वो सोलर पैनल बन जाएगी, तो उसमें फिर ये वाला प्रॉब्लम जो है कमर्शियल सारिफिन के लिए ये हल हो जाएगा। सही। सो वो कमर्शियल सारिफिन के रिकमेंडेशन है कि वो लगवाएं? वो बिल्कुल लगवाएं, लेकिन उससे ज़्यादा रिकमेंडेशन ये है कि जो उनके जो एग्जिस्टिंग लॉसेस हैं वो उनको मिनिमाइज करें, क्योंकि उन्होंने जो इतने बड़े शीशे लगाए हुए हैं और उसमें जो सारी हीट उसके थ्रू जो हो रही है और उनके जो करंट एनर्जी लॉसेज हो रहे हैं, वो उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सही। सो अब मुझे ये बता दें कि कीमत के अगर हवाले से हम बात करें तो लोग बहुत परेशान होते हैं। एक जगह से रेट लेकर आए तो कुछ और है, एक जगह से रेट लेकर आए तो कुछ और है। ये इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, क्या ये क्वालिटी की वजह से होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्वालिटी की वजह से होता है। इसमें 2 प्राइसेस चल रही होती हैं, एक ओरिजिनल एक रेट है उसकी प्राइसेस चल रही होती है, दूसरा उसी सेम शक्ल का उसमें बेसिकली होता है कि उसके वाटेज इसके कम होते हैं, यानी कि 450 वाट का होता है, उसको पीछे स्टिकर चेंज करके 580 वाट 585 वाट जो वो किया था। तो एक्चुअली 2 पैरेलल रेट जो है वो चल रहे होते हैं। तो मैंने आपको जो तरीकाकार बताया बड़ा ही आसान तरीकाकार है, ये आप अगर इसको चेक करेंगे तो आपको ओरिजिनल एक रेट मिलेगा। चलें जी, ये सब सोलर सारिफिन जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाना है उनको इन चीज़ों को लाजमी जो है चेक करना है, और आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि आपकी रहनुमाई की जा सके। मोहम्मद अली साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए?
मैसेज ये है कि सोलर टेक्नोलॉजी से घबराएं नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ठीक है शिफ्ट आ रहा है उसमें, बट अगर आप उसको विजिलेंटली आप खुद इसको चीज़ों को देखें, मॉनिटर करें और एक गाइडेंस अगर आप कहीं से सीख कर सकें तो ये दिस इज़ अ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इसमें ज़रूर आगे जाना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना है तो वो ये है कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है ना उस पर फोकस करें, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करें, मल्टीपल लैब्स इस्टेब्लिश करें और इन्वर्टर्स को चाइना के साथ मिल के यहाँ पे बनाएं, यानी यहाँ पे डेवलप करें बजाय कि इंपोर्ट करें, बिकॉज उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बड़ा एक तो उस पर प्रेशर डलता है और ये सारे पैनल्स इन्वर्टर्स यहाँ पे बड़े आराम से बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए। जरूर हमारी इसमें बैड लक ये है कि हमने अभी तक इस पर इसकी R&D पर काम नहीं किया। हमने ना कोई प्राइवेट सेक्टर है ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, इसके सोलर मॉड्यूल जो से होते हैं हमने इस पर भी काम जो है वो नहीं किया अभी तक। हमारा बेशुमार ज़र मुबादला बाहर जा रहा है और बाहर चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक ना प्राइवेट सेक्टर को होश आई है ना अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर को, हत्ता कि आर्मी सेक्टर को भी होश नहीं आई कि इस पर कोई वर्किंग करे। हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में सवाद वगैरह में बेशुमार जो सी है ना मादनियात अवेलेबल हैं। तो ये है कि हम अगर ये यहाँ पर बनाना शुरू कर दें तो हम काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला सेव भी कर सकते हैं। यानी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इस पर हमने सिर्फ काम करना है और इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे मुलाकात होगी कल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।